मोह और योगों के द्वारा गुण स्थान यह रचा गया। संख्या इनकी 14 जानो और असंख्य अनंत भी है। इनसे जो जिय पार जाय वे अव्यबाध सुखी ही है। घटे अशुद्धि बड़े विशुद्धि गुण स्थान में वृद्धि है। वीतरागता बड़े कर्म की हानि यह समृद्धि है। गुण स्थान में नहीं हमें तो ज्ञान में इनके जाना है। इनमें रहना क्षणिक किंतु स्वात्म में सदा ठिकाना है। प्रथम 3 बहिरातम के हैं, चौथे पंचम श्रावक के। छठवे से 12वें तक मुनि भावलिंगी आराधक के। योग सहित केवली 13वें रहित योग 14वें जान। गुण स्थान से पार सिद्ध है बनना हमको ऐसा मान। जो जिये स्व का आश्रय लेता गुण स्थान चढ़ता जाता। कर्म स्वतः ही झड़ते जाते सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता। अतः यही कर्तव्य हमारा निज स्वभाव का करें विचार। कर्म जाएगा अपने रास्ते हम जाए भव सागर पार। कर्म जाएगा अपने रास्ते हम जाए भव सागर पार। गुणस्थान चर्चा का मंगलाचरण अपना हो चुका है और अब हम गुणस्थान की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। चतुर्थ गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि का गुणस्थान है। सभी को सुख प्राप्त करना है ये बात पक्की है। सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख कोई भी नहीं चाहता। सुखी होना है तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो चतुर्थ गुणस्थान सुख के शुरुआती का गुणस्थान है। जो लोक व्यवहार में हम सुख जिसको हम कहते हैं या जो हम अपने आप को संयोगों के कारण से सुखी मान रहे हैं या कहते हैं, वह सुख बिल्कुल भी नहीं है। उसे शास्त्रों में सुखाभास कहा। माने सुख नहीं है, सुख का आभास होता है, वास्तव में तो वह दुख ही है। प्रवचन सादी ग्रंथ की गाथा में वहाँ स्पष्ट लिखा कि जो इंद्रियों के द्वारा जो सुख भोगा जाता है वह सुख दुख ही है। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम कारणम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लब्धम तम सोखम दुख में तहा। कि इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद परतंत्र है विच्छिन्न है। इसलिए ऐसा वह इंद्रियजन्य सुख दुख ही है ऐसा जानकर, ऐसा मानकर उस सुख की चाह ना करके सच्चे सुख की चाह का हमें प्रयास करना चाहिए। सच्चा सुख प्राप्त करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और सच्चा सुख मिलेगा कहाँ? गुणस्थानों में मिलेगा कि अपने में मिलेगा? अपने में मिलेगा। और अपने में मिलेगा उसको ही फिर गुणस्थान नाम दे दिए जाते हैं। जिसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चली जाए, जितना सुख होगा तो उसको यदि हम मापना हो तो गुणस्थान नाम देना हो तो चौथा गुणस्थान नाम दे देंगे। ऐसी व्यवस्था ये गुणस्थान द्वारा बताई जाती है। गुणस्थान के द्वारा जीवों के भावों का परिचय होता है, किस भूमिका में जीव है उसका ज्ञान होता है। देखो, गुणस्थान का ये विशेष फायदा है, हमें अपनी भूमिका का भी ज्ञान हो जाता है। माने हमारा स्तर क्या है उसका ज्ञान हमें गुणस्थानों के द्वारा होता है। यदि गुणस्थान का ज्ञान ना हो तो हमें पता ही ना चले कि हम कहाँ हैं, हम कौन सी पोजीशन में हैं। कभी हम अपने आप को सुन लें समय साराजी ग्रंथों में कि आत्मा तो शुद्ध है सिद्धों के समान,
तो कई जीव ऐसे होंगे कि अपने आप को सिद्ध भगवान जैसा मानने लग जाएं वर्तमान पर्याय में, ऐसा भी हो सकता है। तो वो भ्रम भी ना रहे, स्वभाव से हम सिद्ध परमात्मा हैं शक्ति अपेक्षा से, लेकिन पर्याय में भी हमारा जो स्तर है उसका ज्ञान गुणस्थान से ही होता है। ऐसा यह गुणस्थान का विषय जिसमें हम चौथे गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं, और चतुर्थ गुणस्थान में भी सम्यक दर्शन की बात चल रही है। सम्यक दर्शन कितने प्रकार के कहे हैं? 3 प्रकार के। कौन से? औपसमिक, क्षयोपसमिक और क्षायक। बार बार रिपीट करते जाएंगे तो इतने पक्के हो जाएंगे कि 3 नाम तो याद ही रहेंगे, है ना। फिर अंतर तो जितने याद हो जाएं अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, करना भी चाहिए। इससे ज्ञान में निर्मलता आती है, स्पष्टता होती है, अंदर ही एक ज्ञान के निर्मल होने से भी आनंद आता है। तो हमने कल अभी तक कितने अंतर जान लिए? इसमें 6 अंतर जान लिए। अब 4 और शेष रहे, तो आज कोशिश करेंगे कि चारों अपने पूरे हो जाएं। ठीक है? 7वें से ही चालू करना है कि ऊपर भी दोहराना है? एक बार 5 मिनट में ऊपर से नीचे तक आ जाते हैं। पहला अंतर क्या था? तीनों सम्यक दर्शनों में पहला सम्यक दर्शन औपसमिक सबसे पहले होता है, क्षयोपसमिक सेकंड नंबर पर होगा और क्षायक उसके बाद होता है। एक अंतर। नंबर 2, औपसमिक सम्यक दर्शन प्रथमोपसम की अपेक्षा इसमें 3 करण परिणाम कितनी बार होंगे? 1 बार होंगे। 3 करण परिणामों के नाम याद हैं सभी को? कौन से? अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, है ना। क्षयोपसमिक सम्यक्त में कितने करण परिणाम? 2 ही होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण। और क्षायक सम्यक्त में 2 बार 3 करण इस क्षायक सम्यक्त में है। ठीक है ना। तीसरा अंतर हमने देखा था, औपसमिक सम्यक्त में कितनी प्रकृतियों का उपसम है? 7 का। क्षयोपसमिक में 6 का तो है क्षयोपसम और 1 का है उदय, और क्षायक सम्यक्त में 7 का ही क्षय है। चौथा अंतर, काल अपेक्षा देखें, औपसमिक सम्यक्त का काल अंतर मुहूर्त, क्षयोपसमिक का जघन्य अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट है 66 सागर, और क्षायक सम्यक्त का अनंत काल, जब से हुआ तब से अनंत काल तक रहेगा। 5वां अंतर, औपसमिक सम्यक्त की उत्पत्ति के समय गुण श्रेणी निर्जरा होती है, उत्पत्ति के समय। क्षयोपसमिक सम्यक्त में गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, और क्षायक सम्यक्त में हर समय होती है, प्रति समय होती है। 6वां अंतर कल ही हमने देखा, यह औपसमिक सम्यक्त किसको होता है? प्रथमोपसम की अपेक्षा मिथ्या दृष्टियों को होता है, और द्वितीयोपसम की अपेक्षा क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टियों को होता है। क्षयोपसमिक सम्यक तो किसको होता है? एक तो मिथ्या दृष्टियों को होगा तो सादी मिथ्या दृष्टि को, और यदि सम्यक दृष्टियों को होगा तो औपसमिक सम्यक दृष्टि को क्षयोपसमिक सम्यक। और क्षायक सम्यक तो किसको होता है? क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि को ही क्षायक सम्यक तो होता है। यहाँ तक की चर्चा अपनी हो चुकी है। अब आते हैं अपन 7वें नंबर के अंतर पर। 7वां पॉइंट, औपसमिक सम्यक्त पूर्णतः निर्मल है, कोई उसमें दोष नहीं। इसमें आ गए ना? हाँ, हाँ, वो 7वां पॉइंट करना पड़ेगा खिसका के।
देखो ये जब चलता है तो इसकी आदत बन जाती है, नहीं होता है तो बिना उसके भी काम चलता है। माने जीव भी जितने जल्दी जैसा माहौल मिलता है वैसे ही ढल जाते हैं। नहीं होता तो पहले तो ऐसे ही चलता था, और अब हो गया तो अपन को लगता है होना चाहिए। ये भी आपके जो आपको चार्ट दिखा रहे हैं या जो भी है, इसकी किताब छप चुकी है पिछले साल ही। अब वो यहाँ आ नहीं पाई या जैसा भी रहा। ये गुणस्थान चर्चा नाम से पूरी कलरफुल है, बहुत चार्ट वार्ट बने हुए हैं व्यवस्थित, जहाँ चित्र बनना है, पिक्चर बनना है, डायोग्राम बनना है। उस दृष्टि से तो अब जहाँ जैसी जिसको उपलब्ध हो जाए, वैसे इंदौर ढाई द्वीप में उपलब्ध है ना। जयपुर में भी संभावित तो होगी, तो जहाँ पता करके जहाँ से मिल सके आप लें, नहीं तो फिर ये अपने पास है ही, जैसी सुविधा हो। अपन तो आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट है औपसमिक सम्यक तो पूर्णतः निर्मल है। निर्मल का मतलब जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं, दोष नहीं। क्यों नहीं? दर्शन मोहिनी के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीनों के तीनों दबे हुए हैं। जब तक दबे हैं तब तक वह पूरा का पूरा निर्मल है, कोई दोष नहीं, निर्दोष है। और शायव सम्यक सम्यक्त्व यह सदोष है, इसमें मल उत्पन्न होता है और दोष उत्पन्न होते हैं किसके कारण से? सम्यक प्रकृति के उदय से। क्योंकि दर्शन मोहिनी का एक भेद है ना, सम्यक प्रकृति, उसका उदय चल रहा है, इस कारण से अभी इसमें थोड़े से दोष लगते हैं। इसलिए शायव सम्यक सम्यक्त्व को मलिन सम्यक्त्व भी कह सकते हैं। ठीक है, मलिन कितना मलिन समझना, वो सम्यक्त प्रकृति के उदय रूप इतनी मलिनता। ऐसा मलिन नहीं होगा कि आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान नहीं होगा, भेद विज्ञान बराबर है, लेकिन थोड़ा सा दोष लगता है, इसलिए उसको मलिन कहा। और उसी के कारण से शायव सम्यक सम्यक दृष्टि जीव श्रेणी नहीं चढ़ पाते, ऐसा है। और शायक सम्यक तो कैसा है? पूर्णतः निर्मल है, कंप्लीट। कोई कहे कि औपसमिक सम्यक्त भी निर्मल है, शायक सम्यक्त भी निर्मल है, तो दोनों की निर्मलता में कोई अंतर है क्या? अंतर है। क्या अंतर है? वर्तमान में तो कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी अंतर निकालना चाहें तो औपसमिक सम्यक्त में दर्शन मोहिनी दबी हुई है और शायक सम्यक्त में दर्शन मोहिनी नष्ट हो गई है। औपसमिक सम्यक तो अंतर मुहूर्त के लिए ही है, उसकी निर्मलता अंतर मुहूर्त के लिए होता है, और शायक सम्यक्त तो परमानेंट अनंत काल के लिए है, ऐसा निर्मल है। ये तो सरल है। अब 8वें पॉइंट पर आते हैं। प्रथमोपसम सम्यक्त किसी जीव को होकर यदि छूट जाए, बताओ छूट सकता है कि नहीं? छूट सकता है, छूटता ही है। प्रथमोपसम सम्यक्त जिस जीव को हुआ है वो तो द्वितीयोपसम भी हो तब भी छूटेगा। अपन अभी प्रथमोपसम की बात कर रहे हैं। प्रथमोपसम सम्यक्त जिस जीव को हुआ है वह नियम से छूटेगा ही, लेकिन इसका अर्थ कई लोग अलग अलग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कई लोग सोचते हैं छूटेगा का मतलब मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। वो नहीं, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। छूटने का अर्थ छूटेगा तो, लेकिन मिथ्या दृष्टि हो जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। तो फिर हाँ, औपसमिक सम्यक तो शायव सम्यक में बदल सकता है, अथवा औपसमिक सम्यक तो छूटकर तीसरे गुण स्थान में आ सकता है, अथवा पहले में भी जा सकता है। कई रास्ते हैं। और औपसमिक सम्यक्त्व का काल पूरा ना हो, उसके बीच में अनंतानुबंधी का उदय आए तो दूसरे गुण स्थान में भी जा सकता है।
माने छूटता है का अर्थ अनेक लोग ऐसा समझते हैं कि प्रथमोपसम सम्यक्त छूटकर सभी जीव पहले गुण स्थान में चले जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है। छूटता है ये बात पक्की है, लेकिन वो छूटकर सायोपसमिक सम्यक्त में भी बदल सकता है, मिथ्यात्व में आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये तो प्रथमोपसम की बात कही। अब छूट जाए तो छूटने के बाद दोबारा प्रथमोपसम सम्यक्त हो तो कितनी देर में हो सकता है? बोलो। अब पढ़ के बोलेंगे तो वहां तो लिखा ही है ना, बिना पढ़े बोलेंगे तो पता चले। कोई कह रहा है अंतर मुहूर्त में है, अंतर मुहूर्त में हो जाएगा प्रथमोपसम छूटकर फिर से प्रथमोपसम। हाँ जी, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बताया। यहाँ लिखा ही है प्रथमोपसम सम्यक तो एक बार छूटे और दोबारा प्रथमोपसम होना हो तो उसमें असंख्यात वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष? असंख्यात वर्ष। मैंने सोचे कि अभी हो जाए जल्दी जल्दी, नहीं होगा। एक बार छूट गया तो बहुत लंबा काल लगेगा, असंख्यात वर्ष कह दिया। ठीक, और इन सबके प्रमाण लिखे हैं, कोई मन से बात नहीं है। वहाँ लिखा है धवला पुस्तक 7 पृष्ठ क्रमांक 233। माने पूरे प्रमाण सहित बात है, कहीं मन की नहीं है, अपने मन से लिख दी हो ऐसी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। आपका प्रश्न है ऐसा क्यों होता है कि असंख्यात वर्ष लग जाते हैं? प्रश्न है आपका, ऐसा क्यों होता है कि प्रथमोपसम सम्यक तो हो, छूटे, फिर असंख्यात वर्ष बाद हो, ऐसा क्यों? उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? विस्तार है थोड़ा सा, मैं संक्षेप में कहता हूँ। प्रथमोपसम सम्यक तो जब भी होता है तो दर्शन मोहिनी के कितने टुकड़े होते उस समय? पहले तो मूल में अखंड एक ही रहता है। जब प्रथमोपसम सम्यक होता है तब दर्शन मोहिनी एक ही होती है। सम्यक दर्शन होने के बाद 3 टुकड़े होते हैं। फिर से बोलता हूँ, प्रथमोपसम सम्यक तो जिस जीव को होगा उसके अनंतानुबंधी 4 जाएंगी और क्या जाएगा? दर्शन मोहिनी 1। सम्यक तो होते ही फिर 3 टुकड़े होते हैं। ठीक, अभी दर्शन मोहिनी अखंड थी, सम्यक दर्शन हुआ तो 3 टुकड़े हो गए। अब 3 टुकड़े ये दबे हैं, अनंतानुबंधी भी दबी है, 7 के 7 दब गए। ठीक, अब मान लो प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो वह कौन से गुण स्थान में आ जाए? पहले में आ गया, पहले में आ गया। अभी उसके अनंतानुबंधी 4 दबी हुई हैं। दर्शन मोहिनी 3 में से 1 का उदय है और 2 भी अभी उनका उदय नहीं है सीधा सीधा। तो 7 टुकड़े 7 के साथ सुरक्षित है ना अभी। अब प्रथमोपसम दोबारा होना हो तो ये दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा। क्या बोले? दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़ों को जुड़ना पड़ेगा। जब तक ये जुड़ नहीं जाएं तब तक प्रथमोपसम सम्यक तो नहीं होगा। अच्छा, ये भी सिस्टम है, तो कैसे जोड़ें? अपने हाथ में नहीं, जल्दी से चिपका दें फेविकॉल और फेविक्विक से। कैसे जोड़ें? इन 3 टुकड़ों को जुड़ने में असंख्यात वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, प्रश्न तो पूछना सरल है लेकिन उत्तर देना कठिन है ना, कि क्यों ऐसा क्यों होता है, असंख्यात वर्ष क्यों लगते हैं? उसके पीछे यही कारण है कि जो 3 टुकड़े
जो अभी सम्यक दर्शन होने पर हो गए थे ना 3 टुकड़े, फिर मिथ्यात्व में आ गए तो वे तीनों टुकड़े बने रहते हैं। और तीनों बने रहते हैं वे कब तक? असंख्यात वर्ष तक बने रहते हैं। असंख्यात वर्ष बाद वे तीनों आपस में जुड़ के एक अखंड बन जाते हैं। अब जीव पुरुषार्थ करे तो प्रथमोपसम सम्यक तो कर सकता है। जब तक वे तीनों टुकड़े सुरक्षित हैं तब तक प्रथमोपसम सम्यक तो नहीं कर सकता। और उनके जुड़ने में कितना काल लगेगा संजय जी साहब? असंख्यात वर्ष लगेगा। इसीलिए प्रथमोपसम छूटने के बाद फिर से प्रथमोपसम हो तो असंख्यात वर्ष लगते हैं। ये कारण है। देखो अभी इसमें लिखेंगे तो संक्षेप में ही, और फिर जब इसकी गहराई में जाओ तो उसके अंदर भी और अनेक अनेक बातें होती हैं। ठीक, कुछ कहना? हाँ बोलिए। हाँ, प्रश्न है कि जैसे असंख्यात वर्ष बाद वो तीनों जुड़ जाएंगे, हाँ, तो तीनों एक साथ जुड़ते हैं कि अलग क्रम से जुड़ते हैं? हाँ, ले अभी भी चक्कर है। एक साथ जल्दी से ऐसे चिपक जाते हैं कि एक के बाद एक जुड़ता है। क्रम से जुड़ते हैं। 3 टुकड़े हैं, मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति है ना? तो इन तीनों में जो मिथ्यात्व तो है जिसका उदय चल रहा है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है, तो सम्यक तो प्रकृति आके सम्यक मिथ्यात्व मिल जाएगी, फिर सम्यक मिथ्यात्व मिल जाएगा। ठीक है, तो एक साथ तीनों नहीं जुड़ जाते, क्रम क्रम से जुड़ते हैं। इस विधि से ये तीनों मिलकर एक अखंड बन जाते हैं। कहीं कहीं पर ऐसी विधि आती है कि सम्यक प्रकृति सीधी मिथ्यात्व मिल गई और फिर सम्यक मिथ्यात्व मिल गया। इस तरह का भी कहीं कथन मिलता है, लेकिन क्रम से ही जुड़ते हैं। सोचें कि एक साथ ही तीनों मिल जाएं, ऐसा नहीं होता। इस तरह के क्रम से जुड़ने के बाद ही दोबारा प्रथमोपसम सम्यक्त्व का पुरुषार्थ कर सकता है। एक माइक पे बोलिए एक बार। हाँ। या फिर सादी मिथ्या दृष्टि जीव को इन जो 3 प्रकृतियां हो जाती, जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े, तो उनकी सत्ता नहीं रहती। फिर आपका प्रश्न है सादी मिथ्या दृष्टि को इन 3 टुकड़े जो हैं इनकी सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ। सादी मिथ्या दृष्टि को तो है। कब तक? असंख्यात वर्ष तक बनी रहेगी तीनों टुकड़े, और असंख्यात वर्ष हुए फिर वे तीनों जुड़ने लग जाते हैं, तो फिर एक में कन्वर्ट, तो फिर पूरे एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एक बचा तो उसके दर्शन मोहिनी एक फिर अखंड हो गई। फिर अखंड हो जाएगा। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर आज जाना भी प्रथमोपसम सम्यक तो एक बार होकर छूट जाए और दोबारा प्रथमोपसम करना हो तो कितना काल लगे? असंख्यात वर्ष लगते हैं। ठीक है, क्या बोले? असंख्यात वर्ष की सीमा कितनी? आपका प्रश्न है असंख्यात वर्ष की सीमा कितनी है? बहुत बढ़िया। अब असंख्यात तो सामान्य ही असंख्यात समझें, क्योंकि अभी हम असंख्यात को समझाने लगेंगे तो फिर बहुत लंबी चर्चा होगी, क्योंकि असंख्यात के 9 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 9 भेद। और विस्तार से देखें तो असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? असंख्यात। तो यहाँ पर सामान्य रूप से असंख्यात समझना, माने असंख्यात वर्ष लग जाते हैं जो संख्यातीत हो। जितनी अपनी संख्यापन जो सोच सकते हैं आगम में लिखी है, उतनी संख्या से पार। और कितनी संख्या है उसके लिए यदि संख्या वो बनाना हो ना तो फिर बहुत सारे गड्ढे खोदना पड़ेंगे। वो गड्ढे खोदेंगे, सरसों भरना पड़ेगी, फिर वो सलाका कुंड, प्रति सलाका कुंड, बहुत लंबी चर्चा है। तो वह असंख्यात तक पहुंचना हो तो उससे हमें पूरा कैलकुलेशन निकालना पड़ता है। अभी सामान्य रूप से समझें, असंख्यात जो संख्यातीत हो वह असंख्यात कहलाता है। और उतने वर्ष
लग जाते हैं तब दोबारा प्रथमोपसम सम्यक्त कर सकता है। ये जो प्रथमोपसम दूसरी बार होता है वो चारों गतियों में हो सकता, चारों गतियों में कर सकता है जी? आपका प्रश्न है प्रथमोपसम सम्यक्त होता है, दोबारा हो चाहे पहली बार हो, चारों गतियों के जीवों को हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। चारों गतियों के जीवों को होने में कोई बाधा नहीं है। ठीक है? एक मिनट। हेलो। हाँ जी बोलिए। चाहे चारों गतियों में होगा तो भेद विज्ञान ही करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, चारों गतियों के जीवों को जो संगी पंचेंद्रिय होंगे उनको ही हो सकता है, लेकिन होगा वही प्रक्रिया भेद विज्ञान पूर्वक ही होगा, बिना उसके तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। तो जैसे एक इंद्रिय वगैरह में तो वहाँ इतनी ज्ञान की, इसलिए हमने पहले ही आप कह रहे एक इंद्रिय, मैंने इसलिए कहा संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, बराबर। मैंने एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को नहीं हो सकता, संगी पंचेंद्रियों को ही होगा। तो वे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि प्रथमोपशम जो सम्यक तो पहली बार हुआ वो छूट गया और उसके बाद सेकंड टाइम यदि वापस से प्रथमोपशम सम्यक तो होना है तो असंख्यात काल बीत जाने के बाद होता है। यह आपका प्रिंसिपल है, ठीक है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कंक्लूजन रूप में कि यदि एक बार शुद्धता प्रकट हो गई है तो उसे अशुद्ध होने में भी असंख्यात समय लग रहा है। आपका कहना है एक बार शुद्धता प्रकट हो गई है तो उसको अशुद्ध होने में असंख्यात वर्ष लग रहे हैं। हाँ। अशुद्धता तो एक्चुअल में पहले ही हो ही चुकी है, मिथ्या दृष्टि तो हो ही चुका है। अब वो अशुद्धता को एक तरह से कहें मजबूत होने के लिए, अभी 3 टुकड़ों रूप में डिवाइड थी, हाँ। अब वो तीनों टुकड़ों को और एक होने के लिए भी असंख्यात वर्ष लग जाते हैं। बिल्कुल, मतलब कंक्लूजन वही हुआ। हाँ ठीक है, मुझे जो समझ में आया ठीक है, बराबर। आपको कहना है, माइक पे बोलिए। ये जिसमें असंख्यात आ रहा है और आप असंख्यात को डिस्क्राइब भी कर रहे हो, तो फिर इसको असंख्यात किस अपेक्षा से कहा गया? असंख्यात, जैसे आपका कहना है असंख्यात जो आ रहा है और मैंने जो अलग से बताया, तो कौन सा असंख्यात? जैसे अंतर्मुहूर्त वाले में चक्कर था ना कि छोटा लेना के बड़ा लेना, तो अंतर्मुहूर्त भी असंख्यात प्रकार के होते हैं। ऐसे ही ये जो असंख्यात है वह भी असंख्यात प्रकार का है, तो उसमें से मध्यम, तो मध्यम असंख्यात क्यों कहा गया? नहीं तो असंख्यात तो संख्यातीत तो होना चाहिए, बस संख्या जहां तक जितनी है उससे ऊपर चला जाए तो असंख्यात अपन सोच लें कि कितना असंख्यात हो सकता है। मतलब यही हुआ ना कि अपन संख्या तो नहीं जानते, असंख्यात तो उसी को कहा जाता है ना। हाँ, संख्या से जो पार हो, संख्या से पार है, मतलब हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फिर ये इसमें एक्सप्लेन करने की बात जो आ रही है ना, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, हाँ, फिर ये एक्सप्लेन कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा है। आपने कहा जब असंख्यात एक्सप्लेन ही नहीं हो सकता तो आप कैसे कर रहे हो? असंख्यात को संख्या के द्वारा समझाया तो सकता है। अब जैसे केवल ज्ञान अनंत है, उसको समझा सकते हैं क्या? लेकिन स्थूल रूप से प्रयास किया जा सकता है। अब जैसे केवली भगवान अनंत माने लोकालोक को जानते हैं, अनंत द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं, तो उनकी ज्ञान की अनंतता है, उसको हम समझ सकते हैं क्या? समझा सकते हैं क्या? नहीं समझा सकते, लेकिन स्थूल रूप से प्रयास करते हैं कि हमें एक मोटा मोटा ज्ञान हो जाए। ऐसे असंख्यात को भी स्थूल रूप से समझ सकते हैं। शास्त्रों में भी जब समझाया ना, तो उसको समझाने के लिए भी बहुत तरह की प्रोसेस लगाई है। एक जगह मेरे पढ़ने में आया था कि असंख्यात को 1860 में आप बता सकते हो।
नहीं, आपने जो भी पढ़ा होगा 1860 अथवा किसी ने पढ़ा है 150 अंक प्रमाण, ऐसा भी कहीं पढ़ा होगा, और किसी ने कहीं और भी पढ़ा है। मैं 2-4 जगह मैंने सब देखा जाना सुना है, लेकिन वे भी बहुत स्थूल कथन है। असली में असंख्यात को जानने के लिए तो जो शास्त्रों में गौमठ सार आदि में प्रोसेस है उसके अनुसार जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पंडित जी कहते हैं कि ये असंख्यातों बार होता रहता है, छूटता रहता है, उपसम्यक सम्यक दर्शन, ये कैसे जाएगा? हाँ जी, अब आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि औपसम्यक सम्यक्त्व ऐसा सुना है या पढ़ा है कि असंख्यातों बार हो जाता है, छूट जाता है, ऐसा कैसे है? ऐसा ऐसे है, एक बार हुआ, असंख्यात वर्ष बाद फिर से होगा, फिर छूट जाएगा, फिर असंख्यात वर्ष फिर हो, फिर छूट जाए, तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक है, लेकिन बीच में गैप उतना ही पड़ेगा, प्रथमोपसम टू प्रथमोपसम। हाँ, लेकिन द्वितीयोपसम हो तो द्वितीयोपसम में थोड़े ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन हैं? द्वितीयोपसम सम्यक तो एक बार हो, छूट जाए तो दोबारा होने में अंतर मुहूर्त काल में भी हो सकता है। फिर से बोलता हूं, प्रथमोपसम होकर छूटे और फिर प्रथमोपसम हो तो उसके लिए कितना काल बीच में गैप पड़ेगा? असंख्यात वर्ष। लेकिन द्वितीयोपसम किसी जीव को हो जाए, द्वितीयोपसम छूटे और फिर द्वितीयोपसम हो तो अंतर मुहूर्त में हो सकता है, इसमें कहीं बाधा नहीं आती है। प्रथमोपसम टू प्रथमोपसम में इतना लंबा गैप पड़ता है, द्वितीयोपसम में इतना गैप नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पर लिखा भी है अगले पॉइंट में, द्वितीयोपसम सम्यक्त्व की अपेक्षा अंतर मुहूर्त पश्चात हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हमने भी पहले प्रथमोपसम लिया हो। हाँ, आपका प्रश्न है जो प्रथमोपसम सम्यक्त्व ये असंख्यात बार हुआ और छूटा, एक कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऐसा ही है ना, माने हर बार हो के छूटेगा ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक बार हो जाए और फिर वो इसके बाद वो शायोपसमिक में जाए, शायक में जाए और सीधा आगे चल के मोक्ष, ये तो अधिकतम किन्हीं जीवों को हो सकता है, हो जाए छूट जाए, हो जाए छूट जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है अब तो शंका समाधान का मौसम आ गया है। हाँ जी, ये भी हो सकता है कि हमें पहले प्रथमोपसम सम्यक हो चुका हो। हाँ जी, आपका प्रश्न है क्या ये भी हो सकता है हमें पहले प्रथमोपसम सम्यक हुआ हो? क्यों नहीं हो सकता? प्रथमोपसम सम्यक तो हो के छूट गया हो, शायोपसमिक सम्यक हुआ हो, वो होके छूट गया हो, शायक सम्यक तो नहीं हुआ होगा, ये बात पक्की है ना? इससे तो फिर इस तरह का प्रयास करना चाहिए बुद्धिपूर्वक कि औपशमिक सम्यक दर्शन हो, फिर पूरी ताकत लगा दी जाए, छायोपशमिक हो जाए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन देखना, शायोपसमिक बहुत अच्छी बात है, इससे तो एक कंक्लूजन निकला कि औपसमिक हो और उसमें ही फिर ऐसी ताकत लगाओ कि आगे ही बढ़ते जाओ, ढील थोड़ी की तो गए काम से। जिस तरीके से आईटी वाला दिमाग लगाता है ना, एक बार 2 साल बस, हाँ ऐसा ही है। और लेकिन देखो एक सुविधा भी इसमें, आपने तो औपसमिक की बात, ताकत लगाने की बात की, मैं तो कह रहा हूं औपसमिक से शायोपसमिक के लिए ताकत लगाना ही नहीं है। क्या करना है? औपसमिक से शायोपसमिक होने में सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाता है बस, तो उसके लिए ताकत नहीं लगाना पड़ती। औपसमिक सम्यक्त का काल पूरा हो जाए, सम्यक्त तक का वो बराबर पुरुषार्थ उतना मेंटेन करे और सम्यक्त प्रकृति का उदय आए तो शायोपसमिक सम्यक्त में बदल जाए। हाँ, फिर शायक के लिए विशेष पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, और शायक जहां हो गया फिर तो चिंता ही खत्म। शायक सम्यक्त हो जाने के बाद फिर जीव को ज्यादा संसार में रहना नहीं है, हाईएस्ट अधिकतम चौथे भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा, अधिकतम चौथा भाव, उससे ज्यादा संसार में रुकने वाला नहीं है। कौन? शायक सम्यक दृष्टि।
ठीक है। आपका कहना है शयोपसम में भी ऐसा कुछ है क्या? शयोपसम में भी ऐसा कोई भावों का एकदम नियम नहीं है, कहीं कहीं किन्हीं ने बताया भी है, लेकिन वो शायक में एकदम परफेक्ट बैठता है कि अधिकतम चौथा भाव। हाँ, बाकी का तो अधिकतम बिल्कुल सही का अर्ध पुद्गल परावर्तन। मेरा प्रश्न ये था कि अभी आपने कहा कि प्रथमोपसम सम्यक्त या शायद सम्यक सम्यक्त हुआ हो और छूट गया हो। अभी बहन जी ने प्रश्न किया था, ठीक है, पर जो जिसको भी सम्यक्त हुआ होगा उसका पंचम काल में जन्म नहीं होता है, ऐसा भी है कि पंचम काल में वो जीव जन्म नहीं लेता जिसको सम्यक्त हो गया हो? आपका प्रश्न है, सुनना ध्यान से, ये बहुत सनसनी फैलाने वाला प्रश्न है, सब में हल्ला मचाने वाला प्रश्न है। हमने भी बहुत लोगों से ऐसा सुना है, बहुत लोग कहते हैं जिसको सम्यक दर्शन हो गया हो और फिर छूट गया हो, शादी मिथ्या दृष्टि हो गया हो, तो वो पंचम काल में जन्म ही नहीं लेगा। अरे जब निगोदों में जन्म ले लेते हैं तो फिर पंचम काल में आने की क्या बाधा है? कोई जीव, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि कोई जीव पुरुषार्थ करके 11वें गुण स्थान तक जाए और 11वें गुण स्थान से गिरे क्रम से और फिर पहले गुण स्थान में आए, निगोदों में चला जाए, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटकता रहे, तो जब निगोदों में जा सकता है तो पंचम काल में तो कोई बाधा है ही नहीं। ऐसा है, ठीक है। हमारा प्रश्न ये है, हाँ जी, कि ये सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक है, हाँ, कि हमें करने आए कछु? सही बात जी, अच्छी बात कही आपने, काहे को टेंशन लो है। आपने कहा कि सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक है कि हमें करने आए कछु, जा बताओ, उसके बाद बात करें। जब केवली भगवान के ज्ञान में सब कुछ निश्चित है, उन्होंने जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरारे, हो जाएगा उपसम, हो जाएगा शयोपसम, हो जाएगा शायद, काहे को टेंशन लें? जिस समय जब होना होगा तभी होगा, जिस निमित्त से होना होगा उस निमित्त से होगा, और जब समय आएगा तो पुरुषार्थ भी वैसा होता चला जाएगा। तो फिर हमें करने की क्या जरूरत है? सच्चाई तो यही है, तो फिर हम कुछ ना करें, हम मत करो ना, कुछ नहीं करो ना। अरे कुछ नहीं करे बिना तो हमें चैन कहां पड़ती है? यही तो सारा गड़बड़ है। अरे जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो ना, ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा उतने ही में काम हो जाएगा, लेकिन हमें वो एक्सेप्ट नहीं होता। हमें लगता है कि नहीं, हम तो कुछ करेंगे तभी काम होगा। अरे कुछ करने से काम कहाँ होता है? जिस समय जो होना होता है वही होता है, उसको एक्सेप्ट करने की हमारे पास सामर्थ्य होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक सारा काम होता चला जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसी वस्तु व्यवस्था है। आगे बढ़ें क्या थोड़ा सा? मैं तो सोच रहा था आज तो पक्का अपने 10वें पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तो पहले ही पॉइंट में अभी अपन अटके हैं और 5 मिनट बचे हैं। ऐसा लगता है सभा तो अब शुरू हुई है, और आप लोग भी अपने हिसाब से ही आते हैं सभासदों जैसे, कोई लोग कि चलो समापन समारोह पहुंच जाएंगे, जैसे पूजन में नहीं पहुंचते कई लोग, अंत में पहुंचेंगे और बिन जाने व जाने के रही टूट जो चलो अगला देखो, ये औपसमिक का हो गया। फिर शायोपसमिक का। शायोपसमिक में विशेषता है कि होकर छूटे तो फिर अंतर्मुहूर्त में हो जाए। शायोपसमिक में इस तरह का झंझट नहीं है कि प्रथमोपसम जैसा हो कि एक बार हो फिर छूट जाए तो असंख्यात वर्ष बाद प्रथमोपसम हो। शायोपसमिक तो हर अंतर्मुहूर्त में हो सकता है, हो जाए छूट जाए, हो जाए छूट जाए, कोई बाधा नहीं। और शायक सम्यक तो होकर छूटे तो कब होगा? अरे शायक सम्यक तो होकर छूटते ही नहीं, झंझट ही नहीं है, हो गया तो हो गया परमानेंट। चलो अगला पॉइंट, 9वां पॉइंट। हाँ जी, शायोपसमिक का क्या बोल रहे हैं? शायोपसमिक सम्यक्त्व
कितने बार होकर छूट सकता है? शायोपसमिक सम्यक्त भी असंख्यात बार होकर छूट सकता है, औपसमिक सम्यक्त भी असंख्यात बार होकर छूट सकता है। शायक तो छूटते ही नहीं, वो तो एक बार हुआ तो हो ही गया। ये दो सम्यक तो ऐसे हैं असंख्यात बार होकर छूट सकते हैं, लेकिन प्रथमोपसम की अपेक्षा असंख्यात बार है, द्वितीयोपसम असंख्यात बार नहीं होता। द्वितीयोपसम यदि होगा किसी जीव को तो अधिकतम 4 बार होगा। कितने बार? 4 बार होगा, उससे ज्यादा नहीं होता। तो देखो जितने प्रश्न होंगे फिर उसमें से नया नया विषय निकलता है? चौथे बार में नहीं, द्वितीयोपसम जितने बार होगा हर बार श्रेणी चढ़ेगा। द्वितीयोपसम एक बार हुआ उपसम श्रेणी, फिर द्वितीयोपसम हुआ तो फिर उपसम श्रेणी, फिर द्वितीयोपसम कभी हुआ तो फिर उपसम श्रेणी, फिर हुआ फिर उपसम श्रेणी। 4 बार द्वितीयोपसम, 4 बार उपसम श्रेणी। फिर इसके बाद न द्वितीयोपसम होगा न उपसम श्रेणी होगी, फिर तो शायक सम्यक तो लेकर शपक श्रेणी ही चढ़ेगा। आपका कहना है कि उपसम श्रेणी के बाद शपक श्रेणी भी होती है क्या? बिल्कुल होगी। उपसम श्रेणी जो एक बार चढ़ा है, एक बार 2 बार जितने बार, और फिर उसके बाद अधिकतम 4 बार, और फिर उसके बाद अब श्रेणी जब भी चढ़ेगा तो शपक श्रेणी ही नियम से चढ़ता है। ऐसा है। हाँ जी, गुणस्थान, हाँ श्रेणी बढ़ेगी तो गुणस्थान बढ़ेंगे। अब 9वां पॉइंट, उपसम सम्यक्त चौथे से 11वें गुणस्थान में पाया जाता है। उपसम सम्यक्त, हेलो हेलो, माइक से बोलिए। मतलब उपशम श्रेणी से तो इसका कल्याण नहीं होने का, मतलब आगे तक नहीं जाएगा। हाँ, जाएगा तो छपक श्रेणी से ही जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उपसम श्रेणी चढ़ जाए तो नियम से गिरना ही है, शपक श्रेणी चढ़ेगा तो मोक्ष हो ही गया समझो। तो ये उपशम श्रेणी वाला ही जाता है क्या 11वें गुणस्थान तक? हाँ, उपसम श्रेणी वाला ही 11वें तक जाता है और फिर नियम से गिरता ही है। अच्छा, ठीक, आगे बढ़ जाएं क्या? नहीं तो 7:30 तो बज ही गए। भक्ति वाले आ गए क्या? चलो देखो क्या बोल रहे हैं। 9वां पॉइंट, उपसम सम्यक तो कहां से कहां तक है? चौथे से 11वें गुणस्थान तक। कहां से कहां तक है? चौथे से 11वें गुणस्थान तक। कौन सा सम्यक्त? उपसम सम्यक्त। लेकिन हमें ध्यान रखना है प्रथमोपसम तो चौथे से 7वें तक है। प्रथमोपसम चौथे से 7वें तक और द्वितीयोपसम चौथे से 11वें तक है। फिर से बोलता हूं, प्रथमोपसम कहां से कहां? चौथे से 7वें तक, और द्वितीयोपसम चौथे से 11वें तक है, ऐसा जानना। और शायोपसमिक सम्यक्त कहां से कहां तक? चौथे से 7वें तक। शायोपसमिक सम्यक्त चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक होता है। ये गुणस्थानों में बता रहे हैं कौन सा सम्यक्त कौन से गुणस्थान में कहां से कहां तक है ना। और शायक सम्यक्त कहां से कहां तक? चौथे से लेकर पूरे गुणस्थान और सिद्ध पर्यंत पाया जाता है। ठीक है। और अंतिम पॉइंट, 7:30 बज गए हैं, है ना। भक्तगण भी आ चुके हैं, अपन भी भक्त ही हैं। मैं इसलिए बार बार बोल देता हूँ, नहीं तो कोई सोचे देखो हम ही को भक्त बोलते हैं बाकी है। अंतिम 10वां पॉइंट और मैं कर लूँ, फिर शंख का समाधान तो अपने चलते ही रहते हैं और होते रहेंगे। आप लोगों को भी जमता है ना शंख का समाधान? नहीं, किन्हीं को नहीं जमता होगा, इन्हीं के प्रश्न लेते रहते, हम तो बोर होते रहते हैं, ऐसा भी कई लोग सोचते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए, एक का प्रश्न होता है, समाधान सैकड़ों को होते हैं। और ये प्रश्न उठना भी सबके बस की बात नहीं है। कई लोगों को तो उठते ही नहीं, निशंक ही बैठे में तो
अरे जो आपने कह दिया वही फाइनल, हमें क्या टेंशन लेना, अपन तो निशंक, हमें कोई शंका ही नहीं होती। जिन वच में शंका न धार। कई लोग तो ऐसे होते हैं, वो कई लोगों को जो शंका होती है, प्रश्न होता है, तो कई लोग तो पूछने की हिम्मत नहीं करते, मन की मन ही में रख लेते हैं। कई लोग कर पाते हैं पुरुषार्थ, तो ये सराहनीय है, प्रशंसनीय है, इसलिए जो करते हैं धन्यवाद के पात्र हैं। 10वां पॉइंट है, अभी आपने बताया कि द्वितीयोपसम सम्यक चौथे से 11वें अब माइक मिल गया ना तो कोई कौन छोड़ेगा। चौथे से 11वें तक होता है द्वितीयोपसम सम्यक। हाँ, लेकिन द्वितीयोपसम सम्यक तो छायोपसम्यक सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है। ठीक है, फिर ये चौथा गुणस्थान कैसे आएगा, चौथे से 11वां कैसे आएगा? आपका प्रश्न है द्वितीयोपसम चौथे से 11वें तक कहा, और आप कह रहे हैं कि द्वितीयोपसम तो भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है, छायोपसम्यक सम्यक दृष्टियों को। द्वितीयोपसम सम्यक मुनिराजों को होता है, बात पक्की है। छायोपसम्यक सम्यक दृष्टि मुनिराजों को होता है, ये भी पक्की है। लेकिन भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है, ये नियम नहीं है। द्वितीयोपसम चौथे गुण स्थान वाले मुनिराज को भी हो सकता है, 5वें वालों को भी हो सकता है, 6ठे 7वें वालों को भी हो सकता है, तो कोई बाधा नहीं है। ठीक, मुनिराजों को ही होगा, छायोपसम्यक सम्यक दृष्टि मुनिराजों को ही होगा, ये बात डन है। चलिए अब आखिरी पॉइंट नहीं लेते हैं, नहीं तो फिर वो भक्ति पूरी हो जाएगी यहीं पर। तो होने को ये भी भक्ति ही है, गुणेषु अनुरागा भक्ति, और ये भी तो भगवान की ही वाणी का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अरे आपको लग रहा है कि आप कह रहे आई नहीं है, वे सब छिप छिप के बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कब खत्म हो कब खत्म हो। हम सब देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कौन आ गया। नहीं, लेकिन जिसका जो टाइम है उसके अनुसार अपन को चलना चाहिए। अभी अपन यहाँ पूरा करते हैं। अब वही है कि इधर से भी अपन थोड़ा सा लेट हो जाते ना, यदि बराबर टाइम पर आ पाते तो अपन और भी बहुत सारा हो जाता विषय। चलिए कोई बात नहीं, अभी अपन यहाँ पर पूरा करते हैं। कल 10वां पॉइंट भी लेंगे और फिर और भी आगे बहुत सारा विषय है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी अपन यहाँ पर ही विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति सभी